नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 40 साल के शानदार करियर के बाद आज रिटायर हो गए। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में बड़ी कमी आई, जिसके फलस्वरूप कई पूर्वोत्तर राज्यों में सेना की तैनाती में भी कमी आई। उन्होंने बताया कि बतौर डीजीएमओ वो ऑपरेशन सनराइज के मुख्य शिल्पी थे, जिसके तहत भारतीय और म्यांमार सेना ने दोनों देशों की सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ समन्वित अभियान चलाया। आपको बता दें कि अनिल चौहान बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना से भी जुड़े हुए थे। पूर्वी कमान ने उनके नेतृत्व में भारतीय चीन सीमा पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण साहस दिखाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण काम जारी रखने पर दिल्ली उच्च न्यायालय की मोहर लगने के बाद केंद्र सरकार ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद की इमारत बनने के पीछे तर्क रखते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा पर बीते कुछ वक्त से विपक्षी दलों की ओर से झूठी जानकारी मुहैया करवाई गई, लोगों में गलत धारणा बनाकर पूरे भारत को भ्रम में डाला गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जब साल 2012 में मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष थी तो उनके एक ओएसडी, जिनके आवास मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें बोला भी गया था कि एक फैसला लिया गया है, एक नई संसद भवन बननी चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि आजादी के वक्त हमारी आबादी 350 मिलियन के करीब थी। संसद भवन में हमें जगह की जरूरत होती है ताकि संसद सदस्य बैठ सके। झूठे इल्जाम। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी जरूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा। कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। द टू आर बीइंग फ्रीली इंटरचेंज। ब्रॉड प्लान है ये प्रोजेक्ट, ना अभी शुरू हुआ है ना अभी कंसेप्चुअलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस समय हमारे जो जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, कि 2022 में 75th एनिवर्सरी celebrations, we had always planned कि these will be held in the new parliament building। और ये बातचीत कब शुरू हुई थी? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को 12वीं क्लास की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में एक पत्र लिखा है। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव मांगे थे। प्रियंका गांधी ने महत्वपूर्ण सुझावों को अपने पत्र में शामिल किया है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से शिक्षा मंत्री से कहा कि विद्यार्थियों और उनके माता पिता के इन सुझावों को देखकर आप इन परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने संबंधी मानवीय, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अगर सरकार बच्चों और अभिभावकों की आवाज को नजरअंदाज कर परीक्षाएं करवाती है तो ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी और स्टूडेंट्स, शिक्षक और उनके परिवारों के जीवन को खतरे में डालने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।
केंद्र की मोदी सरकार को देश की सत्ता को संभाले हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान बीजेपी सेवा ही संगठन कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कोविड राहत सामग्री को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस दौरान 2 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। नड्डा ने कहा कि सेवा ही संगठन 2 का कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब लोग चला रहे हैं। कल हमने तय किया था कि लगभग 1 लाख गांव में हमारे कार्यकर्ता सेवा कार्य करेंगे और 3 दिनों के अंदर लगभग 50,000 ब्लड यूनिट्स रक्तदान के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। नड्डा ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन की कमी को दूर करते हुए पूरे देश को मदद पहुंचाई। थल, जल और नभ से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। पीएम केयर्स फंड के तहत कई ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। यहां से हिमाचल प्रदेश में 2 जिले बिलासपुर और हमीरपुर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगने का श्री गणेश हुआ, उसका श्री गणेश करने का मौका मिला। और साथ ही साथ अभी लगभग 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लगभग 160 हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको भी यहाँ से इन 2 ज़िलों के लिए रवाना करने के लिए आज ये सौभाग्य मिला है। मैं इस कार्य के लिए अनुराग ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से अपने इस सामाजिक कार्य में, इस मानवीय कार्य में उन्होंने अपने आप को जोड़ा है। एक पीएसए प्लांट ऊना में भी लगना है और अभी हम 330 बेड को ऑक्सीजन युक्त कर पाएंगे। उसके बाद हम 700 बेड को ऑक्सीजन युक्त कर पाएंगे। यह काम उसमें होने वाला है। इन सारे कामों के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ये कंसंट्रेटर्स जो 108 जा रहे हैं, ये सिलेंडर्स जो जा रहे हैं, ये भी वहाँ मानवता के काम में आएंगे और कोविड को लड़ने में एक अच्छी सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं इनको साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और ये इसी प्रकार से सेवा में जुड़े रहें, ऐसी प्रेरणा भी देता हूँ। 16 मई को हम लोगों ने बड़ी सामग्री, एक बड़ी खेप हिमाचल प्रदेश अनुराग जी के प्रयास से भेजा था और वह वहाँ के लोगों के काम आया है। इसको जान करके मुझे खुशी होती है। मित्रों, जब हम सेवा ही संगठन की बात करते हैं तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हमारा सेवा ही संगठन का कंटिन्यूअस काम तो चल ही रहा था, लेकिन कल का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में उनको कार्य करते हुए पूरे 7 वर्ष हुए थे। और इस संक्रमण काल में, इस आपदा काल में हमने तय किया था कि हम इस वर्ष को। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता रमेश भिदोड़ी भी मौजूद रहे। पीसी में आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। दिल्ली की जनता परेशान और मरती रही। दिल्ली सरकार लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचा पाई और बस सियासत ही करती रही। कोरोना काल में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन सब की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के कंधों पर है, यह कहना है भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का। दूसरी लहर में लोग इलाज के अभाव में, और हैरानी की बात है कि जिस समय दूसरी लहर में लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे, उस समय दिल्ली सरकार ये षड्यंत्र रच रही थी कि किस तरह से अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाए। बजाय वो अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के, बजाय वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के, वो ये सोचते रहे कि किस तरह से हम इस तरह का षड्यंत्र रचे कि अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दे। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर दिल्ली में, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्यों हुई? इसके जिम्मेदार आपकी लचर और स्वास्थ्य व्यवस्था है। दिल्ली में डेथ
बार तो तक सबसे ज्यादा 2.54 आ रहे हैं। केजरीवाल का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है, और बाकी किसी राज्य के इतने आंकड़े नहीं है। कौन जिम्मेवार है इसका? केजरीवाल साहब, आपने जब 2015 में चुनाव लड़ा था, आप मैनिफेस्टो लेकर आए थे। उस मैनिफेस्टो में आपके मैनिफेस्टो के 70 पॉइंट आपने दिए थे। उन 70 पॉइंटों पे आपने कहा था 26वें नंबर पर, ये उनका मैनिफेस्टो की कॉपी है केजरीवाल साहब। He was saying that time, expand healthcare infrastructure bill. We will create. मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि आपदा प्रबंधन की बैठक फिलहाल किसी तरह का फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। कब से लॉकडाउन खोला जाए, इसे लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। इस बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी समेत कांग्रेसी नेता और कलेक्टर के अलावा निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। आपदा बड़ी है, संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है। हम और आप सब जूझ रहे हैं और मुझे तो आपका भी सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश में 3 जिले अभी भी चुनौती मानते हैं, इंदौर, भोपाल और सागर, क्योंकि 5% से अधिक है। और आज जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आए हैं। उनको अति शीघ्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक गाइडलाइन शासन की है, सबका समावेश हो। इसीलिए जो शंकर भाई ने कहा वो अभी सम्मानी चर्चा करेंगे हमारी और सबकी ओर से, सबकी भावना को लेकर। और आपको मैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के शामड़ो सीमा के पार चीन सड़कें और नए भवनों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना पर सीएम जयराम ठाकुर ने इस इलाके का दौरा किया। जयराम ठाकुर ने बताया कि वो जल्द ही केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पिछले साल चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भी राज्य की हवाई सीमा में देखे गए थे। जानकारी के मुताबिक सीएम ने इसे लेकर ग्रामीणों, आईटीबीपी और सेना से बात भी की है। आईटीबीपी और सेना भी इसे लेकर सतर्क हैं, जबकि खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किए हैं। सीमा जो तिब्बत की सीमा के साथ लगती है, तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इस तरह की तो नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात सच है, और जिस बात को लेकर के हम केंद्र में जानकारी देंगे, निश्चित रूप से जानकारी देंगे। और कुछ रोड की एक्टिविटीज उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान कहीं तलाश रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिसपे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो उनके जम्मू कश्मीर सरकार ने रविवार को कुछ सार्वजनिक गतिविधियों में आंशिक छूट के साथ केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों के लिए सोमवार से प्रभावी नए लॉकडाउन के निर्देश जारी किए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए गए। संशोधित निर्देशों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तमाम विश्वविद्यालय, कॉलेजेस और तकनीकी कौशल विकास संस्थान 15 जून तक छात्रों को ऑड इवन कैंपस के साथ खुले रहेंगे। सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर 15 जून तक बंद रहेंगे। सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा और मसाज सेंटर और पेड पार्क भी बंद रहेंगे। ये सही बात है। आपको भी पता होगा कि पिछले साल भी ये वायरस पिछले साल से चलता आ रहा है, और पिछले साल भी है उस दिन जिस साहब ने ये फैसला लिया था कि लॉकडाउन करेंगे, उसके बाद हमने भी इनके साथ कोऑपरेट किया है। ट्रेडर्स ने भी कोऑपरेट किया है कि हाँ लॉकडाउन कीजिए। उस टाइम भी हमने किया। अब इस टाइम भी इन्होंने बोला कि लॉकडाउन की ज़रूरत है, हमने इनके साथ कोऑपरेट किया है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा घातक था ये वायरस, काफ़ी लोग भी मरे हैं, काफ़ी इसमें हमारे यहाँ पे कश्मीर में भी इसमें वायरस काफ़ी हद तक बढ़ गया था। तो हमने भी सपोर्ट किया, ट्रेड फेडरेशन भी फैसला लिया था उस टाइम डीसी साहब के साथ, हाँ आपको लॉकडाउन की ज़रूरत है, आप कीजिए। हमने पूरा सपोर्ट किया है। अब थोड़ा हमें इसलिए अब 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया। आपको भी पता है कि हमारी माली हालत पिछले साल से कितनी ख़राब है। आपको पता है ट्रेडर्स फेडरेशन उन्हें हर वक्त सपोर्ट किया इनके। अब तो आज के बाद ये रिलैक्सेशन होगी, कितनी इसकी ज़रूरत है? नहीं,
अब देखिए, आपको भी पता है पिछले साल से तो पूरा किस्तें आ रहे हैं, ट्रेडर्स, एक तो ट्रेड, ऊपर से ट्रांसपोर्ट, पूरी तरह से हम खस्ता हो। हमारे पहले 1 महीने से बंद था, जो आपको ईद से पहले लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था। देखिए, हमने इससे ये हमारे पास नहीं 1 महीना हुआ, हमारे पास पिछले 3 साल हुए लॉकडाउन के। हम पिस गए हैं इस लॉकडाउन में, रिस्ट्रिक्शन में। देखिए, आप लाल चौक का जो मेन है, आपको इसी को आपने यरगमाल रख के, हमारी देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस इधर पे थे, बाकी चीज़ आपने इन्होंने हमारे ऊपर बंद रखा है। देखिए, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हमारी जो जाने जा रही है यहाँ पे, ये भी ज़रूरी है। देखिए, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, केसेस ऊपर 4000 5000 से ऊपर थे। हमने कहा चलिए हम आपके साथ रहेंगे। देखिए, जब आपने अगर आपने अब ये कहा कि रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हम रोस्टेड पे एक तरफ से बंद रखेंगे, 50% दुकानें खुलेंगे, हम उसके भी साथ हैं। देखिए, हमारे लिए अब कुछ हमारे लिए भी देखिए आप, हमने हर दिन आपका साथ दिया है। हमने कहा, कभी नहीं कहा कि हम आपके नहीं, हमें आज खोलना है। हमने कहा यही कि हम आपके साथ हैं। मगर आप दुकानदारों की हालत देखिए, हमारे दुकानदार वो हजरात हैं जो 2000 3000 4000 पे अपना माल होता था, उस पे 100-200 कमाते थे। वो उनके पास जो आज का माल है वो उनके पास तबाह हो चुका है। लोगों के पास कुछ नहीं, मसाइल नहीं। तो अब इसमें एक बात है कि ये जो रिलैक्सेशन आ गई है, थोड़ा सा अब एक शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है, ठीक, SOP का फॉलो करें। देखिए SOP हम पहले से फॉलो करते हैं। जो लाल चौक में लोग आएंगे, हमें उनसे भी अपील है कि वो पूरा फॉलो SOP कीजिए और हमारा साथ दे। हमने कहीं नहीं कहा कि हम SOP के साथ नहीं, हम पहले से देखिए मेरे पास मास्क है, तमाम दुकानदारों के पास मास्क है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इन्फेक्शन दूर हो और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये जो बीमारी है ये जल्द से जल्द दूर अता। बिहार में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की मियाद में होने वाली शादियों में 20 लोगों के शामिल होने की अधिसीमा है, लेकिन आम लोग मानने को तैयार नहीं है। शादी में ज्यादा लोगों को बुलाने के साथ ही ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिस वजह से अतिरिक्त भीड़ लग रही है। ताजा मामला बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज का है, जहां शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर आयोजित किए गए ऑर्केस्ट्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रात भर बार बालाओं ने ठुमके लगाए। इधर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के आनंद उठाते हुए देखे गए। मालूम हो कि 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान शादी में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे जनकपुर गांव में रात भर धूम धड़ाका होता रहा। लोग मनमौजी करते रहे। ये वीडियो जो वायरल हुई है उसके संबंध में हम लोगों ने जांच किया है, प्राथमिकी दर्ज करके हम कार्रवाई कर रहे हैं उनसे, और इसमें से जितना चिन्हित किया जा रहा है और जितने लोग भी इसमें। केरल विधानसभा में सोमवार को लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया। लक्षद्वीप में कई दिनों से पटेल के कुछ फैसलों की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर लक्षद्वीप की संस्कृति और उसके सार का ही खंडन किया जा रहा है। विजयन के प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश के लोग खुद उनकी कल्चर पर अतिक्रमण करने की कोशिशों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। केरल सीएम ने दावा किया कि लक्षद्वीप में जो अत्याचार हो रहे हैं वो कॉलोनियल समय से भी बुरे हैं। पिनराई विजयन ने केंद्र से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप के लोगों को तुरंत राहत मिले। खबर पंजाब के शाही शहर पटियाला से है, जहां दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बाइक सवार 2 लुटेरों ने एक बैंक कैश एजेंट से 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए, जिसकी कैश एजेंट ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। वहीं लूट का यह पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਏਜੰਟ ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। जल्दी ਅਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਲ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਅਮਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ। ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਸੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। किस तरह कितने को बंदे थे मोटरसाइकिल? 2 ਬੰਦੇ ਸੀ मोटरसाइकिल ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੇ खिंच लग गया, चला रहा ਸੀगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सोमवार को कहा कि भारत में हर साल लगभग 13 लाख के करीब मौत तंबाकू और धूम्रपान के कारण होती है, जो लगभग 3500 मौत प्रतिदिन है। कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि तंबाकू और खासकर धूम्रपान करने वाले लोगों को कोविड की वजह से होने वाले घातक परिणामों, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, का 40 से 50% ज्यादा जोखिम होता है। इससे सिर्फ फेफड़े, दिल और कैंसर जैसी बीमारी ही नहीं होती, बल्कि शरीर के हर अंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात की लोगों को जानकारी होने के कारण भी कि टोबैको और विशेषकर स्मोकिंग करने वाले लोग वो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड के कारण होने वाले घातक परिणाम जिसमें मृत्यु भी शामिल है, उसका उनको 40 से 50% ज़्यादा रिस्क है। आज दुनिया में लाखों लोग इस बात का संकल्प लेने के लिए मन बना चुके हैं कि उनको तंबाकू का इस्तेमाल और धूम्रपान इसको छोड़ना है, इसकी आदत से परहेज करना है। और ये शायद सबको अब समझ में भी आ गया है कि तंबाकू का इस्तेमाल और सिगरेट, धूम्रपान इत्यादि करने से शरीर का लगभग हर। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। फेफड़े और कैंसर के लोगों में काफ़ी आम बीमारियां हैं और दुनिया भर में कैंसर से संबंधित मौतों का एक प्रमुख कारण भी यही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति के जरिए तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस बार की थीम है, जो छोड़ देंगे वे ही विजेता होंगे। इसे बनाने में 5 टन रेत का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि सुदर्शन पटनायक को रेत का जादूगर भी कहा जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए हमारा साइंस कल्चर है और इस बार जो स्पेशलिटी में ट्विटर आर विनर, जो छोड़ देंगे वही विनर होंगे। और स्पेशली कोविड-19 का जो महामारी चल रहा है, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो लंग्स पे होता है और उसमें अगर हम लोग टोबैको लेते हैं तो उसका बहुत हाई रिस्क रहता है लंग्स के लिए। और इसलिए हमने दोनों साइड का ये। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए की बैठक हुई। इसमें कोरोना वायरस की स्थिति का आकलन किया गया और राज्य की तैयारियों की समीक्षा करने का फैसला लिया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद 7 जिलों में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र, तवांग, लोअर सुबनसिरी, नामसाई, ऊपरी सुबनसिरी, लोहित और अजो जिलों में लॉकडाउन 31 मई तक खत्म होना था, लेकिन अब इसे 7 जून तक बढ़ाया गया है। जितना भी अरुणाचल का आदमी काफ़ी समझदार हो गया और ये जो लॉकडाउन का दौरान में भी इतना पहले जैसा नहीं है। 11 साल में थोड़ा इधर उधर चिड़चिड़ थोड़ा था, तकलीफ था, अभी सब मालूम हो गया बीमार ऐसा है बोल के। इसलिए काफ़ी लोग समझदार हैं और वो लोग अपना रिस्पॉन्स हर चीज़ का ये मेंटेन कर रहा है। हम लोग जो मेडिकल टीम तो अपना से हम लोग का स्केड्यूल टाइम फिक्स कर देता है, तो उसके बाद में हम लोग अपना प्यार से हम लोग का वार्ड का आदमी को बोल के हम लोग अभी 4 टाइम्स हम लोग यहाँ में ये टेस्ट करा रहा है। उस दिन ये बेबी बिहार में, उसके बाद अरुणोदय स्कूल में, उसके बाद में जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर का घर में अभी हम लोग 4 टाइम्स हम लोग टेस्ट कर दे रहा है, चेकअप कराया। इसलिए हम लोग यहाँ में बिजनेस कम्युनिटी है तो मैक्सिमम बाहर का आदमी हम लोग यहाँ में ज़्यादा आ जाता है। पब्लिक रिस्पॉन्स
महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई समेत पूरे देश में बढ़ते कोरोना महामारी का कहर अभी भी बरकरार है। जहां कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं इसे लेकर मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीमें ईडी चोटी का जोर लगा रही हैं। जानकारों का मानना है कि कोरोना अब हवाओं में भी फैल चुका है, जिससे लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में हवाओं में इसके प्रभाव को कम करने के लिए हवाओं की शुद्धिकरण भी जरूरी है। इसे लेकर कांदीवाली पूर्व परशुराम चौक रिक्शा स्टैंड के पास 51 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद किया, जिसके बाद तमाम ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में अन्नदान और द्रव्य दान कर हवाओं में शुद्धिकरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार गौरी शंकर चौबे के द्वारा संपन्न कराया गया। इस मौके पर चौबे ने बताया कि जिस तरह से हमारे देश में कोरोना हवाओं में फैल चुका है, उन्हें भगाने का एकमात्र उपाय मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद और हवन पूजन है। पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि हवाओं में कोरोना फैल चुका है। इसको लेकर अब द्वारका माई द्वारा लगातार जो है शंखनाद किया जा रहा है। इसमें 51 ब्राह्मणों की टीम है जो लगातार शंखनाद को द्वारा यहाँ पर कोरोना भगाने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर लगातार शंखनाद किया जा रहा है। इसका महज कारण यह है कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि WHO ने भी कहा है कि अब कोरोना कहीं न कहीं हवा में फैल चुका है। इसको नियंत्रित करने के लिए परशुराम चौक पर शंखनाद का आयोजन किया जा। महाराज जी, सबसे पहले बताइए कि शंखनाद की वजह क्या है? देखिए, जैसा कि WHO ने बोला है कि ये कोरोना जो हवा में ही फैल चुका है, ये हवा में कोरोना कितना भी तेजी से फैल जाए, लेकिन हमारे शंखनाद के ज्यादा नहीं हो सकता। शंखनाद से हवा में भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शंख में इतना पावर है। शंख हुआ, घंटा हुआ, इसमें इतना पावर है कि नष्ट हो जाएगा। यही एक कारण है शंखनाद करने का। आज कितने ब्राह्मणों की टीम जो है एक साथ शंखनाद कर रही है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। 51 ब्राह्मण है। मैं तो चाहूंगा आने वाले टाइम 101, 201 हो जाए। मैं ढूंढ रहा हूँ, और भी कहीं है तो आप बताइए। डिंडोशी विधानसभा में जहाँ है, आज तो ज्यादा है, मेरे ख्याल से ज्यादा है। जितने मिलेंगे मैं तो बोल रहा हूँ उतने अच्छे हैं। मेरी नसीब है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनको दे पा रहा हूँ कुछ। देखिए महाराज, एक बार हमेशा देखा जाता है जब भी पूजा करवाई जाती है, चाहे पूजा छोटी या बड़ी, लेकिन जब तक ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता है तब तक वो पूजा मानी नहीं जाती है। तो इस अवसर पे आप क्या कुछ इन ब्राह्मणों को दान? देखिए, मैं एक अनाज का पूरा किट बनाया हूँ, उनके लिए एक वेपोरेशन मशीन भी बनाया जो भाप ले सकते हैं। उसके साथ साथ में दक्षिणा भी रखा है, मैंने पूरा प्रॉपर सेट किया हूँ। ये कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ इस तरह से? ये मैं डिंडोशी के पूरे विधानसभा में कर रहा हूँ, हर जगह पे। आने वाले समय में अगर कोई इस तरह की चीजें मांग करता है कि हमारे इलाके में या हमारे वार्ड में हो, तो कैसे? तुरंत रेडी हूँ, आप बताइएगा मुझे। तो जाहिर तौर पर देख रहे हो किस तरह से 51 ब्राह्मणों को टीम लगातार यहाँ शंखनाद कर रही थी। उस शंखनाद का महज कारण यह है कि जिस तरह से लगातार हवा में कोरोना फैल चुका है, उसको खत्म करने के लिए लगातार द्वारका माई द्वारा इस प्रयास किया जा रहा है कि हवाओं में जो शुद्धिकरण है उसको शंखनाद के द्वारा किया जाए। हालांकि तमाम ब्राह्मण जो है इस वक्त तमाम मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे और शंखनाद भी कर रहे थे। इसका लिहाजन एक ही कारण बताया जा रहा है कि कोरोना को भगाना है। लेकिन जिस तरह से यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी पूजा को लेकर जब तक ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता तब तक वो पूजा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि द्वारका माई द्वारा उन ब्राह्मणों को दान भी दिया जाता है। हालांकि वो भले हो अन्नदान हो, द्रव्य दान हो, लेकिन दान देना बेहद जरूरी होगा। उसको लेकर भी द्वारका माई ने खासा ख्याल रखा है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। राज्यों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन एक भी राज्य अपने स्तर पर एक भी वैक्सीन लाने में कामयाब नहीं हुआ। राज्य वैक्सीन नहीं खरीद सकते, ये काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। वैक्सीन खरीदना और उत्पादन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी वैक्सीन लगाना है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि काली मंदिर के पास स्थित सरकारी स्कूल में मीडिया के तमाम साथी अपना और अपने परिवार का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये साइट जो SKV स्कूल है, आज CM साहब ने ओपन की थी, इनॉग्रेट की थी। पर्टिकुलरली है मीडिया पर्सन्स के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए। तो यहाँ पे 2 साइट्स हैं, अप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में। एक में 18 से 44 साल के लोगों के लिए और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है द सेकेंड साइट। और ये 3 स्टेप्स में काम होता है यहाँ पे। पहले बेनिफिशरी को आके
फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेंगे दमदार समाचार लगातार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे A&B न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए A&B न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा के अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने स्वच्छता सेनानियों के बीच जाकर उन्हें सेफ्टी किट बांटी। उन्होंने इस मौके पर स्वच्छता सेनानियों द्वारा समाज सेवा के लिए और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे कामों के लिए उनका नमन किया। विधायक असीम गोयल ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी से सारा विश्व जूझ रहा है और इस बीमारी से भारत में भी कोई अछूता नहीं है। कोरोना काल में सभी लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे वक्त में स्वच्छता सेनानी अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर दूसरों के जीवन की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सराहनीय है। स्वच्छता सेनानी या जिस प्रकार से कोरोना से जो लड़ाई लगी हुई है, कुछ ही योद्धा जो है सामने आके फ्रंट पे इस लड़ाई को फेस कर रहे हैं। तो हमारा एक मिशन था कि जो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो स्वच्छता सेनानी हैं, ये स्वस्थ रहें और इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमारी टीम ने इनको किट्स जो हैं। दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड तक मौजूद नहीं है और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुश्किल इन गरीब परिवारों को हो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने तमाम लोगों के लिए 2 महीने का राशन फ्री देने की घोषणा की है और लोगों को राशन मिल भी रहा है। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है, उनको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की तरफ से कैंप भी लगवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के देवनगर के इलाके के गरीब परिवारों के लिए सांसद मीनाक्षी लेखी और बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने राशन वितरण किया। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम इस महामारी के वक्त में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सबको एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति की, एक परिवार की भी मदद कर पाए तो आपको करना चाहिए, ताकि ईश्वर के खाते में ये ना जाए कि हमने मुश्किल के समय पर कुछ नहीं किया और लोगों की मुश्किल बढ़ाने का काम किया, बल्कि ये जाए कि मुश्किल थी, मेरे पर भी मुश्किल थी, लेकिन बावजूद उसके मैं जो भी मदद कर सकती थी मैंने वो मदद की। तो यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं परेशानी भी हुई, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं अस्पतालों में दिक्कत, वो सुविधाएं दिल्ली सरकार के पास से नहीं मिली। दिल्ली सरकार ने राशन ही नहीं बांटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में SKMCH ने पटना से दवा मंगाने के बाद मरीजों का इलाज का संकट है। रविवार को SKMCH में इलाज के लिए 2 मरीज आए, लेकिन इमरजेंसी में उनको जानकारी मिली कि दवा मौजूद ही नहीं है, इसलिए पटना या दरभंगा जाकर इलाज करा ले। ये सब जानकारी मिलने के बावजूद एक महिला मरीज गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसको एडमिट नहीं किया गया। स्वजन उसको लेकर निकल गए। इस बीच SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि ब्लैक फंगस के एक मरीज के लिए कम से कम 100 वॉयल चाहिए। अभी 4 मरीज भर्ती हैं, उनके लिए रविवार तक की दवा मौजूद है। अगर दवा नहीं आई तो उसके बाद भर्ती मरीज को परेशानी हो सकती है। अभी हमारे यहाँ ब्लैक फंगस के 4 केस एडमिट हुए थे, जिसमें 3 का ऑपरेशन हो गया है, 1 ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया है और अभी हमारे
मध्य प्रदेश में महामारी के दौरान करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टर्स सरकार से मुख्य तौर पर उनका मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस से संबंध लोग हड़ताल पर हैं। इसके तहत जूनियर डॉक्टर काम नहीं कर रहे। कि पिछले 3-4 महीने से हम लगातार गवर्नमेंट से हमारे कुछ जो मुद्दे थे बेसिक उनके लिए बार बार डिमांड कर रहे हैं। उससे 2-3 बार जो सरकार है उसने हमसे वादा किया, लेकिन उस वादे को निभाया नहीं। पिछली बार 2 बार हमारे आंदोलन हुए, जिसको हमने सरकार के आश्वासन के बाद हमारी जो स्ट्राइक का जो फैसला था उसको वापस ले लिया। पिछले मंथ जो था उसमें इसी मंथ के 6 तारीख को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री बिजवा सारंग जी के साथ जूड़ा के यूपी का महोबा, यहाँ एक किसान की तबीयत खराब थी। उनका बेटा उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। यहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना था। इसके लिए जब उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली तो उन्होंने कूड़ा गाड़ी से ही शव को मोर्चरी तक पहुंचा दिया। अब मामला बढ़ने पर अधिकारियों ने जांच की बात कही है। विवाद बढ़ने के बाद एएसपी महोबा आर.के. गौतम ने कहा कि इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी चरखारी को सौंपी गई है। 24 घंटों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास 2 शव वाहन है जिसकी सुविधा निःशुल्क सुविधा है और हर डेड बॉडी शव वाहन के द्वारा ही मोर्चरी पहुंचनी चाहिए। और ये दोनों वाहन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अंडर में रहती है, तो जिम्मेदारी ऐसे फिक्स नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी यूपी के मुरादाबाद से वैक्सीन लगने के बाद महिला की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में अनीता सिंह तोमर नाम की महिला को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। महिला को 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया था। घर जाने के बाद महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर परिवार वाले महिला को आनंद फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। देखिए, यहाँ तो जो अभी वो आई थी अनीता नाम की 35 साल की 2:35 पे, वो जब यहाँ आई थी तो वो ब्रॉड डेड थी। बाकी ऐसा कुछ अभी ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण से उनकी डेथ हुई है। यहाँ जो आई थी वो मृत अवस्था में। एमपी में रीवा के मढ़ी गांव में एक युवक पर ताबड़तोड़ गोली चलाने की खबर सामने आई है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद घटना की खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई। वहीं आनंद फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया और घटना की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। हरियाली के घर के सामने रोड में आरोपी ऋषभ द्विवेदी, राहुल द्विवेदी निवासी रानीगंज के यहाँ एक अन्य ये आए हैं गाड़ी से। आए आपसी विवाद इनके उमेश के भाई भयाहू के आपसे झगड़ा रहा और छोटा भाई के सार ऋषभ गोली मार इसको उमेश के गोली मार के हत्या करने की नियत से गोली मारा। जो गोली बाएं हाथ की गदूरी से टक्कर ऊपर निकली है, बाएं जांघ में जाके लगी है। अपराध क्रमांक 021 धारा 307-34 कायम कर विवेचना में लिया गया है। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मढ़ी गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब बोलेरो में बैठे एक व्यक्ति के ऊपर 3 की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी। गोली चलाने की घटना जैसे ही हुई तो घायल व्यक्ति को आसपास के व्यक्तियों ने तत्काल रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और पुलिस को जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जान से मारने की शिकायत दर्ज करके आगे की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार गोली जिस व्यक्ति को लगी है उसका नाम उमेश मिश्रा बताया जा रहा है और मढ़ी गांव का वह निवासी है। हाल ही में उसके बड़े भाई के साले के साथ कुछ घरेलू विवाद हुआ था, जिससे बड़े भाई के ससुराल वाले नाराज थे और साले के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में मंदिर को भव्य रूप देने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम रात दिन तेजी के साथ चल रहा है। ऐसे में कोरोना काल में मंदिर निर्माण का काम बाधित नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की वजह से तमाम समस्याएं पैदा हुई। मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरने के लिए तय सीमा
रखी गई है और उसको वक्त पर पूरा करने के लिए 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट कार्यदायी संस्था की तरफ से कराई जा रही हैं, जिससे वक्त पर काम पूरा हो सके। गुवाहाटी के डायरेक्टर और अन्य अनेक संस्थाओं के इंजीनियर्स की सलाह नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद NGRI हैदराबाद वहां के विशेषज्ञों के परामर्श। यूपी में बिजनौर के मंडावली थाना में पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित मंडावली थाने में पुलिस अधीक्षक ने अत्याधुनिक फर्नीचर रसोई के साथ भोजन कक्ष का उद्घाटन किया, जिसके चलते पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। ये थाना उत्तराखंड बॉर्डर पर होने की वजह से थाने के अंदर मैस तो मौजूद था, लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए भोजन कक्ष नहीं था। एसपी के प्रयासों से इस थाने में एक हवादार भोजनालय कक्ष का उद्घाटन किया गया, जिससे पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मंडावली में आज एक भोजनालय कक्ष का लोकार्पण किया गया। यहाँ पर भोजन बनाने का स्थान और सिपाहियों को भोजन करने का स्थान आधुनिक तरीके से जो मॉडुलर किचन जैसे घर में होता है, बर्तन को, सामान को, मसाले को, सब्जी को, खाद्य पदार्थ को रखने की पूरी व्यवस्था। धर्मनगरी अयोध्या में 1 जून से लॉकडाउन से राहत मिलेगी। दुकानें कुछ नियम और शर्तों के साथ खोली जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसे लेकर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने तमाम दुकानदारों को जरूरी आदेश दिए। सरकार ने कोविड-19 कोरोना के घटते आंकड़ों को देखते हुए अब लॉकडाउन में राहत दे दी है। आपको बताते चले कि जिस जनपद में 600 से अधिक कोविड-19 कोरोना के केस है, वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को 1 जून से हटा दिया गया है। जैसा कि आपको बताते चले कि हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन बना रहेगा और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिस तरीके से धर्मनगरी अयोध्या में अगर हम मंदिरों की बात करें तो एक साथ 5 लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति होगी। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन आज भी लगा है, लेकिन इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील देने से लोगों में कहीं न कहीं खुशी देखी जा रही है, दुकानदारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरीके से काफी दिनों से जो लॉकडाउन लगा था, इनकी दुकानदारी नहीं हो पाती थी और तमाम प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब कोविड-19 कोरोना के केस में कमी होते ही लॉकडाउन पर कहीं न कहीं छूट मिलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से लॉकडाउन के बाद भी दुकानें बंद है तो कहीं खुले। लेकिन अगर हम भीड़ की बात करें तो भीड़ अभी भी जमा है। अब कल से देखने वाली बात होगी कि जब लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कितना मास्क का यूज करते हैं और किस तरीके से कोविड-19 कोरोना को हराने में प्रशासन का सहयोग करते हैं। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। यूपी में बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद दनकोर तिराहे पर रजिस्ट्री कार्यालय में बेनामा को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद बेनामा कर्ता पक्ष के लोगों ने बेनामे का विरोध किया। इसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बेनामा कराने आए पीड़ित लोगों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि बेनामे की प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके चलते रजिस्ट्री कार्यालय में दोनों पक्ष मौजूद थे। बेनामे से पहले करीब 32 लाख रुपए बेनामाकर्ता को अदा भी कर चुके हैं। बेनामे की प्रक्रिया चल ही रही थी, तभी बेनामाकर्ता जयप्रकाश के 2 भाई और भतीजे मौके पर आ पहुंचे और जमीन का बेनामा करने का विरोध कर मारपीट शुरू की। आरोपियों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी और मौका वारदात से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जमीन ले रहे थे तो उसमें जो है जिनकी ले रहे वे भी तो ठीक है, राजी है वे। अब हमारा बेनामा हो गया है तकरीबन पूरा सा अंगूठा लगना बाकी का, तो उसमें उन्होंने भाई ने आके बदतमीजी करी, मुझ में भी धक्का मारा, मेरी आंख में बल्कि लग रही है, और जो मेरे हस्बैंड के मारा 2-3 चाटे मार गया वो। हमें फिर बीच बिचाव छुटा दिया, अपने भाई लेके चले गए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच सोमवार से फैक्ट्रीज खुल गई हैं। दिल्ली में अनलॉक के तहत फैक्ट्रीज को खोलने और निर्माण कार्य की इजाजत दी गई है।
वहीं वजीरपुर की एक फैक्ट्री में लोग काम करते हुए दिखाई दिए। उनका कहना है कि फैक्ट्री बंद होने के कारण काफी परेशानी हो रही थी, घर में ही बंद रहना पड़ रहा था। कमी है। तो सर आप जो आए हो, काम शुरू हुआ है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है थोड़े थोड़े करके, तो कैसा लग रहा है? नहीं, आज तो शुरुआत दिन है तो अच्छा लग रहा है कि इतना दिन बैठे थे, अब काम मिला है। परेशानी हो रही थी? बहुत परेशानी थी, बहुत परेशानी थी। किस टाइप की परेशानी हो रही थी? जैसे अब अकेले कमरे में बैठे हो, कहीं जाना नहीं, अकेले कमरे में रहना है तो अकेले ही रहो, कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं। कोई सामान लाने जाओ तो थोड़ी देर के लिए जाओ, फिर बंद हो जाओ कमरे में, तो ये तो परेशानी थी ही। यूपी के मिर्जापुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच कांग्रेस ने नगर के मिशन कंपाउंड स्थित पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू के बीच कांग्रेस कार्यालय पर धरना दिया गया। प्रदर्शन के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारद रही। जनता के बीच जाकर उन्हें राहत देने के बजाय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना और केंद्र सरकार को कोसा गया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार में जारी है खबरों का सिलसिला। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इलीगल माइनिंग रोकने गए बरेली के एसडीएम को खनन माफिया ने घेर लिया। जमकर धक्का मुक्की की गई, इसके बाद फायरिंग भी की गई। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में एसडीएम बाल बाल बच गए, लेकिन बीच बचाव में एसडीएम के कर्मचारियों की हमलावरों ने पिटाई कर दी, जिसमें उनका अर्दली, चालक और 2 होमगार्ड्स भी घायल हो गए। बरेली के एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि एसडीएम की सूचना पर इज्जतनगर थाने के निरीक्षक नीरज कुमार बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर हमलावर फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम की तहरीर पर हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी तमाम धाराओं के तहत थाना इज्जतनगर में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूचना दी गई थाना इज्जतनगर पे, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि किसी मुखबिर खास के द्वारा इनको सूचना मिली थी कि अब्दुल्ला माफी गांव में अवैध खनन का कार्य हो रहा है। इस सूचना पर यकीन करके इन्होंने एसडीएम सदर के साथ मौके पर जा रहे थे, तभी इनको महानगर कॉलोनी के रोड के सामने एक मिट्टी की ट्रॉली मिली।
कोरोना संक्रमण को मात देकर कोरोना टीके की पहली खुराक लेने वालों में 10 दिन में ही पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती है। ऐसे लोगों को कोरोना टीके की एक ही बड़ी डोज लगे तो वो काफी है। बीएचयू जूलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में ये परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर कोरोना से उबरने वालों को बस एक ही डोज लगाने का सुझाव दिया गया है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि ऐसे 20 लोगों पर किए गए स्टडी में पता चला है कि जिनको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों की तुलना में जो कोरोना संक्रमित रहे हैं और उनको टीके की पहली डोज लगी हो, उनमें तेजी से एंटीबॉडी बनती है। बिहार के दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। ज्योति पासवान पिछले साल कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा लाने पर सुर्खियों में आ गई थी। ज्योति के परिवार ने पिता की मौत की पुष्टि की है। यूपी के मुजफ्फरनगर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सनसनीखेज खबर सामने आई है। कुर्थल रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और कार सवार 6 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा तो वहीं 2 पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाशों पर लूट और चोरी की कई मामले दर्ज है। अकेले मुजफ्फरनगर और मेरठ में बदमाशों पर 12 मामले दर्ज है। ये अंतर्राज्यीय गैंग पिछले काफी समय से मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम देती थी और ज्यादातर मेरठ और गाजियाबाद के इलाकों में चोरी करते थे। बुढ़ाना थाना क्षेत्र से और खतौली थाना क्षेत्र से टावर की कुछ बैटरियां चोरी हुई थी। इसको देखते हुए एसएसपी सर द्वारा सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में इंस्पेक्टर बुढ़ाना और सर्विलांस सेल की टीम गठित की थी। यूपी के हापुड़ में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये मामला नगोला का है, जहां जंगल से महिला का शव हत्या करके फेंक दिया गया, जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला के फोन से ही 112 नंबर पर मामले की सूचना दी और महिला के फोन को शव से कुछ दूरी पर फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और मौके पर पहुंची। अब तक की जांच में शक ये हुआ है कि महिला के पति पर ही महिला की हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंका गया है, जिसके चलते आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, हैदरनगर नगोला में एक महिला का शव मिला है, क्या ये पूरा मामला है? आज प्रातः 112 नंबर पे एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि कुछ लोगों ने उसकी पत्नी को मार दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची और उसने वेरीफाई किया कॉलर को। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार अनिल राठी के पिता पर छोटे भाई के ससुरालियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान लाठी डंडों और लोहों की सरियों से पीट कर पत्रकार के पिता की हत्या हो गई, तो वहीं छोटे भाई पवन को भी गंभीर चोट आई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी धारा 302 के तहत और भी कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल हमें करीब 1 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि जैसे सेक्टर 62 में अत्तर सिंह के घर उनके रिश्तेदारों ने झगड़ा किया और अत्तर सिंह की उसमें मौत हो गई। तो मौका पर पुलिस पहुंची तो अत्तर सिंह को बीके हॉस्पिटल लाया। यूपी के औरैया में दारोगा पवन यादव की कार पलटने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि दारोगा पवन यादव दिबियापुर थाने में तैनात थे। दारोगा की कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटकर गिर गई। मौके पर एसपी अपर्णा गौतम पहुंची और घटना का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कासगंज जनपद के अमापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का सोमवार सुबह हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उन्हें उपचार के लिए परिजन अमापुर से सीधे एटा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कासगंज और एटा के तमाम भाजपा के नेता और विधायक अस्पताल पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके परिजनों से फोन पर बातचीत की। सोमवार सुबह करीब 7 बजे विधायक अपने आवास पर तैयार होकर क्षेत्र में जाने के लिए निकलने वाले थे, तभी आवास पर ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस बार मानसून का आगमन जल्दी हो रहा है। पिछले हफ्ते 40 डिग्री से नीचे चला गया था तापमान एक बार फिर से अब बढ़ गया है। पुणे शहर में शनिवार को करीब 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। पूरे महाराष्ट्र में मानसून के लिए माहौल तैयार हो चुका है।
केरल में मानसून आ जाएगा। इस लिहाज से 9 से 10 जून तक महाराष्ट्र में मानसून दाखिल होने की संभावना जताई गई है और 15 से 20 जून तक पूरे महाराष्ट्र में मानसून छा जाएगा। सोमवार को भी मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। मुंबई के सांताक्रूज पश्चिम में बारिश अभी भी हो रही है। बादल छाए हुए हैं और उमस भी कायम है। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए संक्रमण से बचने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के तमाम ग्राम पंचायत सैनिटाइज की जा रही हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में भी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं में व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि दूसरे चरण की भयानकता को देखते हुए इस बार पूरी टीम घर घर जाकर सैनिटाइज को कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से ज़्यादा संक्रामक थी और ख़तरनाक थी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना शुरू किया। सभी 1294 ग्राम पंचायत और 2878 जो राजस्व गाँव हैं हमारे, सब में हम लोग ऑलरेडी एक राउंड। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में अलायंस क्लब मुक्तसर जिला 111 के अध्यक्ष सुरेंद्र गिरधर के मार्गदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में थाना शहर के एसएचओ अंग्रेज सिंह के साथ सब्जी उत्पादकों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने का कार्यक्रम किया गया। श्री मुक्तसर साहिब में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अलायंस इंटरनेशनल क्लब जिला गवर्नर निरंजन सिंह रखड़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। मास्क और सैनिटाइजर वितरण समारोह में मुख्य अतिथि श्री अंग्रेज सिंह एसएचओ भी मौजूद थे। अतिथि ने कहा कि ये श्री मुक्तसर साहिब की एक बड़ी पहल है। दूर करने वास्ते जो ये कोविड-19 बीमारी जी भयानक चुकी है उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते इस अलायंस जो क्लब श्री मुक्तसर साहिब का बहुत बड़ा उपराला है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे और साहिबाबाद के विधायक सुनील वर्मा ने एक निजी हॉस्पिटल वैशाली में कोविड टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। बता दें कि इस टीकाकरण केंद्र पर सोमवार से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण करवाया जाएगा जो आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। हमने इनको कहा है कि आप एक इंदिरापुरम के अंदर एक और लगाइए ताकि लोगों को जल्दी हम वैक्सीनेशन करा दें। स्कूल एक इनको अवेलेबल किया गया है जहां पर ये 4000 वैक्सीनेशन प्रतिदिन कर पाए। इतना इनके पास वैक्सीनेशन का स्टॉक है और वो कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस मौके पर एसपी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए तमाम लोगों को सरकारों और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए हैं। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की। कोरोना की महामारी को फैलते हुए देखते हुए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ। तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।